हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक फेमिनिस्ट वर्क, अ किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, रिटन बाय अम्बई स्यूडोनिम। और इनका जो रियल नेम था वो है C.S. लक्ष्मी, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। शी बिलोंग्स टू तमिलनाडु और शी कॉल्स हरसेल्फ अ फेमिनिस्ट हु हैज़ लिव्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइज़। ये जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, अ किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से जो पेट्रियार्कल सिस्टम चला आ रहा था उसको, और किस तरह से जो वुमेन है वो चार दीवारी के अंदर बंद रहती थी और सिर्फ एक जो मैन है उनके एज अ स्लेव काम किया करती थी। वो हमें बहुत अच्छे तरीके से जानने में मिलेगा। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर्स बहुत ही कम है जो कि हम स्टोरी पढ़ते पढ़ते समझ लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है घर के डिस्क्रिप्शन के साथ, जिसमें लाइन से कमरे बने हुए हैं जैसे कि रेल के डब्बे हों, और सबसे लास्ट में जाके एक छोटा सा किचन है जो कि बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से बना हुआ है। किचन में दो विंडो हैं, एक विंडो के साथ वॉश बेसिन और टैप है, लेकिन वो इतना छोटा है कि उसमें प्लेट्स भी ठीक से नहीं आ पाती हैं। और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा पुअर है, मतलब कि थोड़ी देर भी अगर टैप खुला रहता है तो जो नीचे से पानी होता है पाइप के थ्रू वो बाहर आना शुरू हो जाता है किचन के, जिससे कि जो पैर हैं वो हमेशा गीले रहते हैं और पैर लगातार गीले होने की वजह से क्रैक्स होना शुरू हो जाते हैं। और जो भी नई बहू किचन में एंटर करती है तो एज अ ट्रेडिशन उसको एक गोल्ड का बैंगल दिया जाता है एज अ गिफ्ट, और एक साथ में ऑइंटमेंट दिया जाता है जो कि हील्स को ठीक करने के लिए होता है। यानी कि चैप्ड हील्स जो है उनको ठीक करने के लिए वो एज अ गिफ्ट ऑइंटमेंट दे सकती हैं, लेकिन वो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो घर का ठीक नहीं करवा सकती हैं। और दूसरी विंडो से जो ग्रीन माउंटेन्स है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वो दिखाई पड़ता है, और उन माउंटेन्स में एक वाइट कलर की डॉट भी नज़र आती है जो कि टेम्पल है, टेम्पल ऑफ गणेश। व्यू इतना खूबसूरत है कि कोई भी लेडी जो भी किचन में काम कर रही है वो अपनी चैप्ड हील्स को भूल सकती है, उसमें जो भी दुख तकलीफ़ या दर्द हो रहा होता है उसको भूल करके वो नज़ारे को एंजॉय कर सकती है। लेकिन उस नज़ारे को भी ढक दिया जाता है, किससे? वहाँ पे जो कपड़े धुल के फैलाए जाते हैं उसकी रस्सी लगी हुई जिस पे हमेशा कपड़े होते हैं। और उस घर के लोगों की जो ज़िंदगी है वो किचन से ही कनेक्टेड है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा फूडी हैं, मतलब इतने ज़्यादा फूडी हैं कि हर टाइम किचन में कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। इवन कोई बाहर से अगर मेहमान भी आता है तो उसको प्रॉपर सर्व किया जाता है, टाइम नहीं देखा जाता कि वो किस वक्त आया है। मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से होती है। छोटा सा चूल्हा है किचन में जिसमें एक तरफ तो हमेशा चाय ही बनती रहती है। कोई भी घर में मेहमान आता था उसे पहले आइस कोल्ड वाटर सर्व किया जाता था, उसके बाद पापा जी उसको एक प्लेट दिया करते थे कि तुम्हें हमारे साथ खाना खाना ही पड़ेगा। घर के जो मर्द थे वो जानते थे कि किचन का कितना काम है, कि वो हर वक्त मेहमान नवाजी में लगे रहते हैं, बट स्टिल उन्हें किचन कैसा होना चाहिए उसका ख्याल भी नहीं था। किचन बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में था कि उस तक गुजरने के लिए लोगों को पहले एक वरांदा था, कोर्टयार्ड था, उसके बाद एक रूम था, फिर एट लास्ट जा कर के किचन था बिल्कुल डार्क कॉर्नर में, जहाँ पे एक 0 वाट का लाइट बल्ब लगा रहता था, जहाँ पे जो वुमेन है उनकी जो शेडो है एक शेडो की तरह वो नज़र आती थी किचन में, परछाई की तरह, लाइक प्रॉपर वो देख भी नहीं पाते थे। और फिर वो खाना जैसे पकाती थी उस हिसाब से वो कैसे देखती हुई खाना दिख कैसे रहा है। उनके जो हेड थे वो हमेशा कवर्ड रहते थे और उनका जो स्किन थी वो हमेशा गीली रहती थी काम करते करते। फिर एक बार की बात है, उनके घर में एक रूम बनाया जा रहा था गैराज के ऊपर। तो तभी मीनाक्षी ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उसने बोला, तब मीनाक्षी बोलती है कि पापा जी जो किचन के बाहर का वरांदा है उसको थोड़ा आप बढ़वा क्यों नहीं देते? अगर आप ऐसा कर देंगे तो हम बाहर कुछ चेयर्स भी रख सकते हैं और वहाँ पे बर्तन भी धुल जाया करेंगे, और उसके आगे हम एल्युमिनियम के वायर भी लगा सकते हैं जहाँ पे हम कपड़े सुखा सकें, क्योंकि जो विंडो से वो लोग माउंटेन्स की तरफ देखते थे उस तरफ जो रस्सी थी वो वहाँ से हट जाती, उस वरांदा में आ जाती, तो वहाँ कपड़े सूख जाते। मीनाक्षी का कहना बिल्कुल सही था और उसके रीजंस बिल्कुल वैलिड थे। जो विंडो से माउंटेन का व्यू नज़र आता था वो रिप्रेजेंट कर रहा था
लिबर्टी को, जो भी वुमेन उस किचन में काम कर रही होती हैं। जो ग्रीनरी है वो सिंबलाइज कर रही थी हीलिंग पावर ऑफ नेचर को, और जो टेम्पल है वो सिंबलाइज कर रहा था स्पिरिचुअल कंफर्ट को। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें उस घर के डिमांडिंग हाउस वर्क की वजह से उन लेडीज़ को मना थी। मीनाक्षी का जो आइडिया था उसको इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि उस घर की डॉटर इन लॉज को ये हक नहीं था कि वो किसी भी मामले में बीच में बोलें। मीनाक्षी क्योंकि साउथ इंडियन थी और वो डार्क स्किन टोन थी, तो जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे वो इसको डार्क स्किन टोन के लोगों को पसंद नहीं करते थे, और उस घर में भी उसके साथ यही हो रहा था। तो यहाँ पे हमें रेसिज्म भी देखने को मिल रहा है। और क्योंकि ये ओपनली कुछ भी बोल देती थी, अपने जो पॉइंट्स, अपने जो व्यूज़ हैं वो ओपनली रख दिया करती थी, इसलिए भी इसको इस घर में पसंद नहीं किया जाता था। उसको रीडिंग करना बहुत पसंद था और बहुत ही फ्रीली वो घर में घूमती थी बिना किसी से डरे। और जो बाकी दोनों डॉटर इन लॉ थी घर में, राधा और कुसुम, ये हमेशा साइलेंट रहती थी। और जब कभी किशन भी अपनी वाइफ का सपोर्ट लिया करता था तो उसके जो फादर है वो उसको इग्नोर कर दिया करते थे। जो सबसे छोटी बहू थी घर में, कुसुम, वो आइडियल डॉटर इन लॉ थी, क्योंकि मीनाक्षी की तरह वो ज़्यादा बोलती नहीं थी। वो बहुत ही क्वाइट थी, फेयर थी, और उसको एम्ब्रॉयडरी करना आता था, स्विंग करना आता था, बेकिंग करना आता था, और उसने पॉलिटिक्स एंड फ्रेंच में डिग्री भी ले रखी थी। मतलब जो एक आइडियल डॉटर इन लॉ थी वो थी, वो पढ़ी लिखी भी थी, और साथ ही साथ सारे जो घर की स्किल्स होनी चाहिए वो भी थी उसके पास। लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई से उसने खुद को एम्पावर नहीं किया, बल्कि वो सिर्फ उसकी जो पर्सनैलिटी थी उसके लिए वो बस एक बोनस था। और जो तीसरी डॉटर इन लॉ थी राधा, वो बैंक में वर्क करती थी। बैंक में काम करने के बावजूद, क्योंकि वो मैथ्स में अच्छी थी, और उसके बावजूद वो घर और बैंक दोनों का काम बहुत ही अच्छे से संभालती थी। और जो उसका हस्बैंड है, उसका ओपिनियन ये था कि घर का काम करना सिर्फ, घर में जो भी काम होता है वो सिर्फ औरत ही करेगी, मर्द नहीं कर सकते। जबकि वो बाहर जाके कमा रही थी, लेकिन उस टाइम पे जो मर्द थे उनकी सोच यही थी। यहाँ पे बात हो रही है फूड वॉर की। जीजी और बड़ी जीजी थे, ये दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट थे। मतलब डॉटर इन लॉज के आने से पहले जब ये इस घर में आई थी तो इन्होंने कितना कितना काम किया था। जब ग्रैंडफादर जो थे वो ज़िंदा थे, तब बड़ी जीजी जो थी वो बहुत ही टायरेनिकली रूल कर रही थी घर में। तो बड़ी जीजी के राज में जो जीजी है वो बहुत सारी, मतलब पहाड़ भर के रोटियां बनाया करती थी रोज़ की। टोकरी भर के उनको प्याज काटनी पड़ती थी, और गोश्त भी। शाम में वो पापड़ तला करती थी, और जो बड़ी जीजी है वो बड़े मज़े से केसर कस्तूरी पिया करती थी। भर भर के पकौड़े बना करते थे। लेकिन जब ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है तो 10 दिन के अंदर जो है वो पावर बड़ी जीजी से, मतलब बड़ी जीजी के पास जो पावर थी, जो वो रूल करी थी मज़े से बैठ करके अपनी बहू पर, जीजी पर, वो उनके हाथ से निकल के चली जाती है जीजी के पास। अब हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद वहाँ, मतलब पहले का रूल ये था कि जो भी अच्छा अच्छा खाना था वो सारा अवॉइड किया जाता था वाइफ को। मतलब जो उसकी विडो होती थी उसको अच्छा खाना नहीं मिलता था, उसको गोश्त नहीं दिया जाता था खाने में, उसको जो ड्रिंक्स वो पिया करती थी उसको वो सब नहीं मिलती थी, वो सब अवॉइड किया जाता था। बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारनी होती थी उस टाइम पे विडो को, और बहुत ही सादा खाना खाने को मिलता था। लेकिन उसका भी जो बड़ी जीजी है उसने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। बड़ी जीजी अपने ऊपर एक नाटक करती थी हर 6 महीने में, कि उसके ऊपर एक आत्मा आती है। तो वो जब ऐसा ड्रामा करती थी तो वो बोलती थी, लाओ मेरे लिए खाने को लाओ, वो पीने को लाओ, मुझे गोश्त खाना है, मुझे ड्रिंक पीनी है, केसर बादाम पीना है, केसर कस्तूरी जो भी था। खूब किलो भर के वो बर्फियाँ चाहती थी कि ये सब मिले, और वो खूब मज़े से खाती थी। मतलब जो उसको एक क्रेविंग्स होती थी तो वो हर महीनों में, 6 महीनों में ऐसा कर लिया करती थी। वो सारा खाना उसके सामने लगा दिया जाता था तो वो सबको रूम से भगा दिया करती थी कि जाओ यहाँ से। और वो इतना डरावना रिएक्ट करती थी, जो भी आत्मा का नाटक करती थी वो इतना डरावना होता था कि सारे लोग चले भी जाते थे रूम से उनको बंद करके। अब जीजी के हाथ में जो पावर आई थी लाइक किचन में रूल करने की, तो उसका तरीका ये होता था कि उनके जो बेड है, अपने बेडरूम में उसके पास एक जो वुडन कैबिनेट थी, अलमारी थी, उसमें वो जितने भी गरम मसाले, स्पाइसेस होते थे लाइक लौंग, इलायची, ज़ाफ़रान, काजू, बादाम, किशमिश, देसी घी,
वो रखा करती थी। अब एक बार क्या होता है, एक पिकनिक प्लान की जाती है टू द लेक, झील के पास। अब वो जो पिकनिक प्लान की जाती है वो सिर्फ एक दिन पहले शाम में बताया जाता है कि अगले दिन पिकनिक पे जाना है। और जो प्लान था वो था 20 लोग का, मतलब गेट टुगेदर था, और 20 लोग का खाना बनना था। तो अराउंड 100 पूरीज बनी थी और खूब सारे आलू के साथ टोमेटो की चटनी रखनी थी। 100 के आसपास सैंडविचेस बनने थे। बच्चों के लिए जो दूध की बॉटल्स है वो तैयार करनी थी। हॉट वाटर का फ्लास्क भर के रखना था। एक पोर्टेबल स्टोव भी रखा जाता था ताकि उसमें शाम में पकौड़े तल सके। और साथ ही में जो पकौड़े तलने के लिए मसाला और बेसन और तेल चाहिए होता था वो सब भी पैक करना था। जो मीनाक्षी है उसने सोचा भी नहीं था ऐसी ट्रिप का, कि ट्रिप ऐसे भी की जा सकती है कभी भी। क्योंकि उस घर की जो फीमेल्स उनका काम ही यही था, उन्होंने फटाफट ये सब तैयार किया। जो राधा भाभी थी उन्होंने बच्चों को भी तैयार करना था, उनको नहलाया, उनके कपड़े रखे, उनकी पैकिंग करी। वो सब डिसाइड कर रहे थे कि जो वहाँ पे रक्स बिछाने हैं, घास पे बैठेंगे, जो कि वो कितने होने चाहिए। जो फला लोग आ रहे हैं उनके बच्चे क्या क्या खाते पीते हैं। कोई कह रहा है उसका बच्चा लैक्टोजन लेता है, किसी का बच्चा कुछ खाता है, वो पैकेट बिस्किट का पैकेट खाएगा। फिर याद आता है शुगर भी रख ले, फिर याद आता है अरे चम्मच तो रह ही गए, सर्व करने के लिए चम्मच भी रख लेते हैं। फिर वो कुसुमा कहती है कि चलो वो भी क्या कहते हैं, डिश वॉशर जो सोप है बर्तन धोने का वो भी रख लेते हैं, वहाँ पे प्लेट्स भी धोनी पड़ेंगी। प्याज चलो काट के लिए चलते हैं क्योंकि पकौड़ा बनाने में ईजी रहेगा, वहाँ पे प्याज नहीं काटनी पड़ेगी। जिनमें ज़बरदस्त तैयारियाँ चल रही होती हैं। और फिर जब बच्चों को नहलाने की बात आती है, सुबह के 6 बजे होते हैं, तो मीनाक्षी कहती है इतनी जल्दी अगर बच्चों को उठा के नहलाएंगे तो शायद वो रोएंगे, तो अभी छोड़ देते हैं कि गोपाल भाई साहब है वो नहला देंगे बच्चों को कुछ देर के बाद। तो किचन में सारी तैयारियां चल रही होती है, उधर से आवाज़ आती है किचन में इतना हल्ला कैसे हो रहा है, इतना शोर कैसे मचा हुआ है। तो फिर वो लोग मतलब उनके सोने में डिस्टर्बेंस आ रही होती है मेल्स के, और किचन में जो फीमेल्स जाके काम कर रही है उनका किसी को ख्याल ही नहीं है। फिर फाइनली वो जब लेक के पास जाते हैं, वो जितने भी जो जेंट्स हैं वो तो मज़े से एंजॉय कर रहे होते हैं, और जो लेडीज़ होती हैं वो उनको कभी कुछ सर्व कर रही होती, कभी कुछ सर्व कर रही होती है, बच्चों को देख रही होती है। उनकी जो पिकनिक है वो ऐसे ही निकल जाती है। जो कुसुमा है वो आसमान में जो पंछी उड़ रहे थे उनको देख करके बहुत ज़्यादा खुश है, और ये इंडिकेट करता है कुसुमा के अंदर फ्रीडम पाने की इच्छा को। फिर कुछ दिन की बात है, मीनाक्षी के हाथ में कुछ वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, जो कि उसको मतलब उसमें कुछ दर्द हो रहा होता है उसके। तो जो पापा जी हैं वो उसको स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं और बताते हैं कि किशन की वाइफ है, और ये पूरे जो टाउन है वहाँ पे सब जगह इधर उधर घूमती रहती है, हमेशा इसके हाथ में किताबें होती हैं और ये चैटर बॉक्स भी है। तो जो डॉक्टर है वो एडवाइस करता है कि तुम सिर्फ घर में रहो, बाहर मत घूमो फिरो, जैसे सब वुमेन घर में रहती हैं उसी तरह तुम भी रहो, घर ही में रहोगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये उनकी एक्सपर्ट एडवाइस थी। अब एक बार की बात है, जो जीजी है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। वो गिर जाती है और उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। फिर वो अपनी जो डॉटर इन लॉज हैं उनको आवाज़ देती है, वो उनको लेके रूम में जाती हैं, उनके कपड़े चेंज करती हैं सब। अब जो उनकी हालत है, जो उनकी बॉडी की हालत है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है। जो उनकी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो उनके जो लोअर एब्डोमेन पर जो स्कार्स थे, यानी कि स्ट्रेच मार्क्स को, उसको बताया जा रहा है। जैसे ऐसा दिख रहा था वो जैसे बहुत ज़्यादा खेती करने के बाद एक जो ज़मीन जो है उसका हाल हो जाता है, वैसा उनका जो टमी का हाल हो रहा था। उनकी जो नेक थी उन पे डार्क लाइंस थी, बहुत मोटी मोटी गोल्ड की चेन पहनने की वजह से। जो उनके हाथ की नसें थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि बस अभी बाहर आ जाएंगी, मतलब इतनी ज़्यादा उभर रही थी। अब यहाँ पे जो जीजी है एज अ वुमेन, जो कि अभी जो यंग डॉटर इन लॉज हैं, उनका भी एक टाइम पे जाके यही हाल हो जाना है। एट लास्ट लाइक उनके हाथ में एक पावर तो आएगी रूल करने की किचन में, लेकिन वो सब कब आएगी? इतना ज़्यादा सब कुछ फेस करने के बाद, उनका खुद का इतना नुकसान हो जाने के बाद, उनकी बॉडी का नुकसान हो जाने के बाद, और उनकी जो भी डिज़ायर्स हैं जो कि यंग टाइम पे होते हैं, जो भी ख्वाब थे, वो सब जब ख़त्म हो जाएंगे तब जाके उनको सिर्फ क्या पावर मिलेगी, थोड़े ही दिन रूल करने की, वो भी अपने आने वाली डॉटर इन लॉज पर। तो उनके बारे में अब जीजी जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। वो एक अपने उस बच्चे के बारे में बता रही हैं जो कि उसे खो चुकी हैं। उस बच्चे का नाम था गोपाल। ही वॉज ओनली 1 year old। उस दिन पूजा थी घर में,
सब लोग किचन में काम कर रहे थे, लेकिन जो बच्चा था उसका वो ध्यान नहीं रख सकी किचन में काम करने की वजह से, और वो एक वॉल के पास चढ़ गया जहाँ से वो गिर गया। और जब वो गिरा उसकी जो चीख है सबको सुनाई दी। उस टाइम पे उसकी जो माँ है यानी जीजी है वो पूरी तल रही थी। अपने बच्चे की आवाज़ सुन के उनके पेट में कुछ हुआ, मतलब एक जो हॉलन होती है वो हुई उनको। उन्होंने जब बाहर आके देखा तो जो उसका सर था वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था, और उसके जो ब्रेन था वो मतलब उसके भी टुकड़े हो चुके थे, और उसमें जो पत्थरों पे वो लग गया था वहाँ के जैसे वाइट कलर की ड्रॉपिंग्स हो, उस तरह से जो उसका जो ब्रेन है उस तरह से नज़र आ रहा था। और जब तक सारे मर्द घर के वापस आते हैं, मतलब वो लोग बाहर गए हुए थे, वो जब वापस आते हैं तो वो मीनाक्षी से बोलते हैं, मीनाक्षी तुम सुन रही हो, मैंने जो पूरी बची हुई थी वो फ्राई करके रखी कि वो जो मेल्स हैं वो वापस आएंगे तो वो क्या खाएंगे। मतलब वो अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ के, उनको टेंशन थी कि मैं पूरी तल के रखूं ताकि जो मर्द वापस आएंगे उनको खाने में परोस सकूं। ये सब सुन के मीनाक्षी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर मीनाक्षी उनको बताती है, उनको समझाती है, क्योंकि वही थी जो कि पैट्रियार्कल सिस्टम को समझ रही थी, और वो उनको बताती है कि जो आपको अपनी खुशी है वो इन गोल्ड में से निकाल के अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचेंगी, मतलब एक फ़ीमेल है, एक मैरिड वूमेन है, उसको ऐसा लगता है कि उसके पास गोल्ड है, कुछ अथॉरिटीज़ हैं, भले उसको कितना ही काम करना पड़ रहा है लेकिन एट लास्ट उसके पास कुछ पावर है, ऐसा सोचती है। लेकिन वो बताती है कि आप यहाँ पे, ये आपको अथॉरिटी नहीं मिली हुई, यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो पापा जी की ही है। आपको खुद को फ्री करना था, आपको खुद को आज़ाद करना था, ना कि आपकी जो रियल आइडेंटिटी है वो जीजी या वाइफ ऑफ पापा जी में नहीं है, बल्कि आपकी खुद की आइडेंटिटी, आपका खुद का नाम है, जो उसका खुद का नाम था दुलारी बाई। आप एक इंसान हो, आपकी एक पहचान है, आपका एक नाम है। और वो बताती हैं कि अगर आप 300 चपाती रोज़ की नहीं डालती, 300 रोटियां रोज़ की नहीं डालती, अगर आप अपनी 14 प्रेगनेंसी का ध्यान नहीं रखती, और अगर आप लगातार किचन में नहीं लगी रहती, और स्पाइसेस, ग्रॉसरीज, पिकल्स, जैम, इन सब का अगर आप ध्यान ना रखती, तो शायद आपका जो रिश्ता था इस दुनिया से आप उसको एक्सप्लोर कर सकती थी। सो यहाँ पे 14 प्रेगनेंसी से लाइक हाई लेवल की जो केयरलेसनेस है मेल्स की साइड से इस घर के, वो नज़र आ रही है, और या उस दौरान के टाइम पे जो हुआ करती थी वो नज़र आ रही है। सो बात करते हैं इसकी थीम की। सो यहाँ पे जो थीम्स निकल के आ रही हैं वो है आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन की, पेट्रियार्की एंड ऑपरेशन, साइलेंस एंड कम्युनिकेशन। सो जो अंबाई है उन्होंने जो एक थीम एक्सप्लोर की है यहाँ पे, साइलेंस इन द रिलेशनशिप, लाइक लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहाँ पे जो जानकी और उसका हस्बैंड है उन दोनों के दरमियान लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। सो इससे क्या होता है, दोनों के बीच एक डिसकनेक्शन होता है, और ऐसा ट्रेडिशनल मैरिजेस में एक्चुअली में देखा जाता है। फिर है रेजिलियंस एंड होप। तो मेन थीम इसकी पैट्रियार्की ही थी, और इसमें हमें रेसिज्म भी देखने को मिला था। सो दिस वाज ऑल द स्टोरी, होप यू लाइक इट, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।